हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू इट फॉर योर ड्रीम्स। हम कर रहे थे पीटी 365 शुरू की है हमने पीटी 365 सीरीज। वी आर डन विद द पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन और आईआर सेक्शन। आज से हम शुरू करेंगे थर्ड थीम जो है इकोनॉमी की। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट है बेसल 3 एंड गेम। तो न्यूज़ में क्यों था? कंज्यूमर बैंकर्स एसोसिएशन ने रिलीज किया है एक वाइट पेपर जिसका नाम है द इम्पैक्ट ऑफ बेसल 3 एंड गेम प्रपोजल। अब बेसल नॉर्म्स क्या है? दीज आर सेट ऑफ मेजर्स जो डेवलप किए थे, किसने? बेसल कमेटी ने बनाए थे ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जो स्ट्रेंथन करता है रेगुलेशन को, सुपरविजन को और रिस्क मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स को। अब ये 3 हैं, तीन अलग अलग है, बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3। बेसल 1 नॉर्म्स आए थे 1987 में, जिसने इंट्रोड्यूस किए थे क्रेडिट रिस्क एंड एसेट रिस्क वेटिंग। बेसल 2 नॉर्म्स आए 2004 ने, जो फोकस्ड ऑन क्रेडिट रिस्क एंड रिस्क वेटिंग ऑफ एसेट्स। दीज नॉर्म्स सेट मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट बैंक शुड हैव, कि बैंक्स के पास इतनी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, इतनी मिनिमम कैपिटल होनी ही चाहिए, ये बोला बेसल 2 नॉर्म्स में जो 2004 में आए थे। बेसल 3 नॉर्म्स आए 2010 में, रिलीज्ड टू बिल्ड रोबस्ट कैपिटल बेस फॉर बैंक्स, और इसके साथ ये इंश्योर करेंगे साउंड लिक्विडिटी एंड लेवरेज रेशो। बेसल कमेटी के बारे में देख लेते हैं। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इसको BCBS बोलते हैं, 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी। इन BCBS इज द प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर, किसके लिए? फॉर द प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ बैंक्स एंड provides a forum for regular cooperation on banking supervisory matters. 45 members हैं, comprises central banks and bank supervisor from 28 jurisdiction. इनके डिसीजंस का कोई लीगल फोर्स नहीं होता, लीगली बाइंडिंग नहीं होते इनके नॉर्म्स। अगर बेसल 3 एंड गेम के बारे में देखें, ये फाइनल सेट ऑफ रूल्स हैं बेसल 3 नॉर्म्स के, इनको हम बेसल 3 एंड गेम बोलते हैं। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ एंड गेम, जिसमें इंक्लूडेड है ग्लोबली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स GSIBs एक्सपीरियंसिंग एन इंक्रीज ऑफ 21% इन कैपिटल रिक्वायरमेंट की, इतनी जिसमें इतना इंक्रीज है, दे आर इंक्लूडेड इन द एंड गेम। न्यू बैंकिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय बेसल 3। बेसल 3 ने कुछ नई कैपिटल रिक्वायरमेंट के पैरामीटर्स दिए हैं। First is capital conversion buffers to RWA, risk weighted assets. Banks have to maintain a capital conversion buffer of 2.5%. Leverage ratio, banks के पास minimum leverage ratio होना चाहिए 3% का. Counter cyclical buffer जो range करेगा from 0% to 2.5%. Minimum liquidity coverage ratio, it should be greater than equal to 100%. And minimum net stable funding ratio should also be greater than equal to 100%. अगर इंडिया में देखें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसल 3 नॉर्म्स का, बेसल नॉर्म्स का बेसल 1 अडॉप्शन RBI ने अडॉप्ट किए थे इन 1998-1999 में टू रेज दी CRAR, कैपिटल रिस्क अवेटेड रेशो। बेसल 2 गाइडलाइंस RBI ने फाइनल गाइडलाइन अनाउंस की थी इन 2007 में। बेसल 3 फुल्ली अडॉप्ट हो गए थे बाय 2021, October 2021. Stricter RBI norms. RBI's norms are stricter and more prudent than the Basel norms. कुछ important technologies हैं related to Basel norms. First is, sorry, I extremely apologize. I think I'm reading too fast, तो जिसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें सही देख के भी गलत प्रोनाउंसिएट कर दे रही हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं रिलेटेड टू बेसल नॉर्म्स। फर्स्ट इज Tier 1 कैपिटल या कोर कैपिटल जिसको बोलते हैं। इसमें क्या क्या आती है? पेड अप शेयर कैपिटल, स्टॉक्स एंड डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स। तो Tier 1 कैपिटल में पेड अप शेयर कैपिटल, स्टॉक्स और डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स। Tier 2 कैपिटल में, जिसको सप्लीमेंट्री कैपिटल भी बोलते हैं, जिसमें आती हैं बाकी सारी एसेट्स जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारी कैपिटल, जैसे कि अनडिस्क्लोज्ड रीवैल्यूएशन, लॉस रिजर्व या जनरल प्रोविजन रिजर्व। स्पेसिफिकली ये 3 Tier 1 में, और इनके अलावा जो भी हैं वो Tier 2 कैपिटल में। RWA, रिस्क अवेटेड एसेट्स, लिंक्ड टू मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, मिनिमम अमाउंट जो बैंक्स के पास होना चाहिए, दैट बैंक्स मस्ट हैव रिलेटिव टू बैंक्स रिस्क फ्रॉम इट्स लेंडिंग एक्टिविटीज, कि जितनी बैंक की रिस्क है, जितने बैंक ने लोन दे रखे हैं, उसके एवरेज में जो मिनिमम अमाउंट कैपिटल का बैंक के पास होना चाहिए वो।
द मोर द रिस्क द मोर द कैपिटल नीडेड टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स। लेवरेज रेशियो क्या है? ये दिखाता है कि हाउ मच ऑफ अ कंपनीज कैपिटल कम्स फ्रॉम डेट। कि अगर जैसे अगर मैं बोलूँ कि दिस इज माय कैपिटल, ये इतनी एसेट्स हैं और ये मेरे डेटर्स हैं, तो लेवरेज रेशियो ये शो करता है कि कंपनी की कितनी कैपिटल ऐसी है जो डेट से आ रही है, जो कि इतने मेरे क्रेडिटर्स हैं, मेरी लाइबिलिटी है, तो द अमाउंट विच इज कमिंग फ्रॉम डेट एंड हाउ वेल इट कैन मीट इट्स फाइनेंशियल obligations. Next is LCR. It requires banks to maintain a buffer of easily liquefiable assets to cover the potential withdrawal demands over 30 days. ये help करता है बैंक को to stay afloat during the financial crisis. Next is net stable funding ratio. ये promote करता है resilience. कैसे? By creating the incentive for banks and to fund their activities with more stable source. नेक्स्ट इज काउंटर साइक्लिकल बफर। ये एक मैकेनिज्म है जो बैंक को अलाउ करता है टू बिल्ड अप कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ टू हेल्प दी अब्जॉर्व लॉसेस ड्यूरिंग दी डाउन टर्म। कि जिस टाइम लो चल रही थी या फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, उस टाइम जो लॉस हुए थे उसको कवर करने में इट विल हेल्प। अब ये लेवरेज रेशियो कैसे कैलकुलेट? Tier 1 कैपिटल डिवाइडेड बाय एक्सपोजर मेजर, LCR, NSFR एंड CAR। नेक्स्ट इज डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, DSIDBs। आरबीआई ने रिलीज की है 2024 की लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, DSIDBs का। अब ये है क्या? DSIBs। ये दीज आर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर साइज, क्रॉस jurisdictional activities, complexity and lack of suitable and interconnections. It also means इनमें कौन से आते हैं? दैट इज कैटेगराइज्ड एज द बैंक दैट इज टू बिग टू फेल। अगर DSBs फेल होते हैं, इसेंशियल बैंकिंग सर्विसेज एंड इकोनॉमी वुड फेस मेजर डिसरप्शंस। जैसे SBI DSIDBs में है, तो द बैंक्स दैट आर टू बिग टू फेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI कंटिन्यू टू आइडेंटिफाई एज DSIBs इन द RBI's 2024 लिस्ट। अब डिक्लेरेशन इसका देखें, based on the DSIB's framework of RBI. Framework is based on Basel Committee on the Banking Supervision Framework की Basel Committee के framework पे base है। Banks having the size as the percentage of GDP equal to or more than 2% of considered for DSIDB's list. Size as the percentage of GDP equal to or more than 2% of it will be that bank will be considered as DSIDB. नेक्स्ट इज बैंक्स आर प्लेस्ड इन 5 buckets। 5 bucket में प्लेस होते हैं किन किन बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल कॉमन इक्विटी Tier 1 रिक्वायरमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क अवेटेड एसेट्स। Bucket 1 banks have to maintain the lowest CET and bucket 5 have to maintain the highest. So 1 to 5 इसी ऑर्डर में बैंक फर्स्ट बकेट में जो होगा उसको लोएस्ट मेंटेन करना पड़ेगा कॉमन इक्विटी, एंड 5 में जो होगा उसको हाईएस्ट मेंटेन करना पड़ेगा। इन केस ऑफ अ फॉरेन बैंक, इन केस ऑफ फॉरेन बैंक हैविंग ब्रांच प्रेजेंस इन इंडिया, कि अगर कोई फॉरेन बैंक की ब्रांच है इंडिया में, इज अ ग्लोबल इन इंडिया इज अ ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो जिसको जो यहाँ पर डोमेस्टिक सिस्टमैटिक है, ये ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक हो गया। इट हैज टू मेंटेन द एडिशनल CET1 कैपिटल सरचार्ज। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रिलीजेस द लिस्ट ऑफ GSIDBs। डोमेस्टिक का RBI रिलीज करता है एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रिलीज करता है ग्लोबली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक का। नेक्स्ट इज WPI बेस ईयर। The government has constituted a working group for base revision of the current series of wholesale price index जो from base year जो अभी का चल रहा है 2011-12 से लेके to आप चेंज करना है for 2022 to 23। अब इस ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। वर्किंग ग्रुप विल बी चेयर्ड बाय प्रोफेसर रमेश चंद, मेंबर हैं जो नीति आयोग के। इट विल ऑल्सो सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट इन कंपाइलेशन एंड प्रेजेंटेशन and recommend the roadmap for switch over WPI to producer price index। अब WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? एक मेजर है जो एवरेज चेंज बताता है इन द प्राइस ऑफ फिक्स्ड सेट ऑफ गुड्स
at the first point of bulk sale in a commercial transaction in the domestic market. तो एक किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में होता है. इनको रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, measured as weighted average of basket of commodities. कंपोजिशन देखें तो इसमें 697 आइटम्स हैं जो मेजरली 3 ग्रुप में कैटेगराइज की गई हैं. प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स. सो बेसिकली ये 3 मेजर ग्रुप्स हैं. कंसिस्ट ऑफ 4 सब ग्रुप्स: फूड आर्टिकल्स, नॉन फूड आर्टिकल्स, मिनरल्स and crude petroleum and natural gas. And it consists of 3 groups: fuel and power में coal, mineral oil and electricity, and manufactured में there are about 22 subgroups. So important is कौन रिलीज करता है और मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरह से, जैसे वेटेड एवरेज प्राइस डिक्लेयर करता है ये. अब जरूरत क्या है रिवीजन की WPI के बेस ईयर में? फर्स्ट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज, फंडामेंटल चेंज इन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स. कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन पैटर्न में भी चेंज है, तो देयर इज अ हाई नीड टू चेंज इन द प्राइस इंडेक्स एज वेल. नेक्स्ट इज अपडेटिंग कमोडिटीज बास्केट, उसको अपडेट करने की भी जरूरत है, रिवाइज करने की, एंड इंश्योर करने के लिए कि GST के साथ भी कंपैटिबिलिटी हो WPI सीरीज का. अब जिसके साथ चेंज होगा दैट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. अब ये क्या है? इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोड्यूसर receives for his goods or services sold in the domestic markets या फिर एक्सपोर्ट की. कितना एवरेज चेंज हुआ है प्रोड्यूसर की प्राइस में, या प्रोड्यूसर ने कितना प्राइस जो चेंज हुआ है वो रिसीव किया है, दैट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. 2 टाइप का होगा, आउटपुट PPI एंड इनपुट PPI. आउटपुट PPI मेजर करेगा द एवरेज प्राइस चेंज इन ऑल कवर्ड गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्टिविटी और सोल्ड ऑन द डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट. एंड इनपुट मेजर द चेंज इन प्राइस ऑफ ऑल इंटरमीडिएट इनपुट्स जो यूज हुए हैं प्रोडक्शन में किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में. तो आउटपुट PPI सारे गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करेगा और इनपुट सारे इंटरमीडिएट इनपुट्स को कैलकुलेट करेगा, कवर करेगा. Now, why there is a need to replace WPI by PPI? First is because of multiple counting bias. WPI has inbuilt bias because of double or multiple counting of the same product. Next is exclusion of service. ये कुछ जैसे सर्विस सेक्टर को एक्सक्लूड कर देता है, which contributes about 55% of GDP. Next is exclusion of tax. New WPI series consider only the basic price और इसमें इंक्लूड नहीं होते जैसे कि टैक्सेस, रिबेट, रेट डिस्काउंट, ट्रांसपोर्ट या अदर चार्जेस इंक्लूड नहीं होते, जिसकी वजह से भी इसको रिप्लेस करने की जरूरत है. एडवांटेज ऑफ PPI जैसे कि ये कवर करेगा सर्विसेज को भी, एक्सक्लूड करेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस अमंग कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस को. इंटरनेशनल प्रोमिनेंस ऑफ PPI बीइंग यूज्ड बाय एडवांस्ड इकोनॉमीज लाइक USA. नेक्स्ट इज इसी में एक सब टॉपिक है दूसरा. जनरली हम 2 इंडेक्स पढ़ते हैं, एक होता है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ये क्या है? इट मेजर्स द प्राइस चेंज एट द कंज्यूमर लेवल. रिटेल प्राइसेस जो कंज्यूमर पे करते हैं उसमें जो चेंज है दैट इज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. इसको NSO पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ये कवर करता है गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड. बेस ईयर इसका क्या है? 2012. It includes goods and services like food, healthcare, education, and housing. The weights of CPI basket are based on the average household expenditure taken from the consumer expenditure survey. Consumer expenditure survey में जो average household किसी भी average household का expenditure जो होगा उसी को as a base या use किया जाता है, उसी पे weights depend करते हैं. नेक्स्ट इज अदर की डेवलपमेंट्स. उसमें से फर्स्ट है रीजनल रूरल बैंक्स. फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रपोजेस 4th फेज ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स एज पर रिपोर्ट्स. रीजनल रूरल बैंक्स क्या है? 1975 में बने थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप 1975 आफ्टर प्रोमulgation ऑफ एन ऑर्डिनेंस विच लेटर रिप्लेस्ड बाय रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976. ऑब्जेक्टिव क्या है? रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना और फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, पर्टिकुलरली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स.
सॉरी, अगर शेयर होल्डिंग देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास शेयर्स है 50%, 15% है स्टेट गवर्नमेंट के पास, एंड रिमेनिंग 35% जो बैंक आरआरबीज को स्पॉन्सर कर रहा होगा उस रिस्पेक्टिव बैंक के पास है 35% शेयर होल्डिंग। ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं जो रेगुलेट करता है आरबीआई जिनको, एंड सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड। क्रिएट किए गए थे प्राइमरली फॉर रूरल एरियाज, हाउएवर मे ऑल्सो सेट अप ब्रांचेज इन अर्बन एरियाज। They have been consolidated in a phased manner based on the recommendation of Dr. व्यास कमेटी जो 2001 में आई थी। आरबीआई ने सेट किया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट ऑफ 75%, उनका 75% जो लेंडिंग होगी वो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए होगी ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग एडवांसेस ऑफ आरबीआईज एज अगेंस्ट 40% फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, कि जो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए कमर्शियल बैंक्स के लिए पास टारगेट होता है 40% लेंडिंग, आरआरबीज के लिए दैट इज 75%, और इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड टू फ्यू नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स इन अ स्टेट। नेक्स्ट इज आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। रिसेंटली इसका 7th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। 2018 में इस्टेब्लिश हुए थे अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, विथ 100% इक्विटी ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 100% इक्विटी या शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया एक्सेस दिलवाना उनको टू एफिशिएंट बैंकिंग सर्विसेज, और उसके साथ साथ इनेबल करना टू बिकम फाइनेंशियली सिक्योर एंड एम्पावर्ड बाय लेवरेजिंग पोस्टल नेटवर्क। अब सर्विसेज क्या क्या ऑफर करते हैं? सेविंग्स और करंट अकाउंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी इसके थ्रू होते हैं, बिल्स एंड यूटिलिटी पेमेंट में भी यूज होता है, एंड एक्सेस टू थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स सच एज लोन्स या इंश्योरेंस। अब इन पेमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं। दे आर डिफरेंशिएटेड बैंक्स कंसेप्चुलाइज्ड बाय आरबीआई, किसकी रिकमेंडेशन पे? ऑन द नचिकेत मोर कमेटी रिकमेंडेशन। इसका ऑब्जेक्टिव था टू वाइडन द स्प्रेड ऑफ पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्मॉल बिजनेस, लो इनकम हाउस होल्ड, माइग्रेंट लेबर फोर्स इन ए सिक्योर टेक्नोलॉजी ड्रिवन इन्वायरमेंट। ये डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग एंड करंट अकाउंट, बट ये टाइम और एनआरआई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। टाइम डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं करते, एनआरआई डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं करते, बट दे एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट। इसके अलावा लोन्स इशू नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, बट एटीएम कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स इशू कर सकते हैं, और ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज भी चलती हैं सेम पोस्ट पेमेंट बैंक की। नेक्स्ट इज आरबीआई गवर्नर। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट नेम द 26th आरबीआई गवर्नर। अब आरबीआई गवर्नर के बारे में देख लें। अपॉइंटमेंट करती है इनका सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर आरबीआई एक्ट 1934। सर ऑसबोर्न स्मिथ 1937 वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो 1937 में बने थे। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बैंक। प्रोसेस: फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, जिसमें होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, करंट आरबीआई गवर्नर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी और 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो शॉर्टलिस्ट करते हैं कैंडिडेट को। फाइनल अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट करती है, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। जनरली 5 साल तक टर्म या ऑफिस होल्ड करते हैं, और एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स वाइल अपॉइंटिंग, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और ये हर आरबीआई गवर्नर एलिजिबल होता है रीअपॉइंटमेंट के लिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट अप अ कमिटी टू डेवलप अ फ्रेमवर्क, किसके लिए? फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंशियल सेक्टर, फ्री एआई। 8 मेंबर कमेटी होगी हेडेड बाय डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य। ये रेकमेंड करेगी फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग द करंट लेवल ऑफ अडॉप्शन ऑफ एआई, कि प्रेजेंटली कितना अडॉप्ट हुआ है एआई इन फाइनेंशियल सर्विसेज, और इससे रिलेटेड रिस्क और पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करेगी। नेक्स्ट इज फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट। रिसेंटली आरबीआई हाइक्ड द रेट सीलिंग ऑन फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक एफसीएनआर अकाउंट टू सपोर्ट फॉरेन इनफ्लो। इनफ्लो मतलब जब बाहर से पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर। अब इसके बारे में देख ले। टर्म डिपॉजिट अकाउंट दैट कैन बी ओपन्ड बाय एनआरआईज, ये टर्म डिपॉजिट अकाउंट है जिसको एनआरआईज ओपन कर सकते हैं, एंड द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ इन एनी परमिटेड फॉरेन करेंसी विच इज फ्रीली कन्वर्टेबल, कि हर उस फॉरेन करेंसी में जिसका कन्वर्जन चार्ज नहीं है। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ एनआरआई बैंक अकाउंट्स, जैसे एनआरईज हैं, नॉन रेजिडेंट
external rupee account जिसमें saving, current, recurring, fixed deposit account that can be opened by NRIs and PIO in the Indian rupee. Next is NROs, non-resident ordinary rupee account जिसमें savings, current, recurring, fixed deposit account that can be opened by any resident outside India for their bona fide transaction in rupees. So that was the first topic. Second is finance and taxation. इसमें फर्स्ट है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट. रिसेंटली नीति आयोग ने रिलीज की है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 which throws the light on fiscal status of sub-national level and it guides the policy reforms for sustainable and resilient economic growth. अब इस इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं. ये इंडेक्स रैंक करता है स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिट फिजिकल इंडेक्स जो डिपेंड करता है ऑन द 5 मेजर सब इंडेसेस एंड 9 माइनर सब इंडेसेस. अब ये कौन कौन से हैं? 5 जो मेजर सब इंडेसेस है. फर्स्ट इज क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर जिसके अंदर आते हैं टोटल डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और टोटल कैपिटल आउटले. नेक्स्ट इज रेवेन्यू मोबिलाइजेशन. दिस इज स्टेट ओन रेवेन्यू एंड स्टेट ओन रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज फिजिकल प्रूडेंस जिसमें आता है ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट. नेक्स्ट इज डेट इंडेक्स जिसमें आता है इंटरेस्ट पेमेंट्स या रेवेन्यू रिसिप्ट्स या फिर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज. एंड लास्ट इज डेट सस्टेनेबिलिटी जिसमें आता है ग्रोथ रेट ऑफ GSDP, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज की एंड ग्रोथ रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स. सो इन बेसिस पे स्टेट्स का कॉम्पोजिट फिजिकल इंडेक्स निकलता है और उसी के बेसिस पे इंडिया मतलब स्टेट्स को रैंक किया जाता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में. स्टेट्स हैव बीन क्लासिफाइड इन ऑन द बेसिस ऑफ FHI स्कोर. अब इसमें 4 कैटेगरीज हैं. एक है अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर एंड एस्पिरेशनल. अचीवर जो जिसका स्कोर होगा मोर देन 50, फ्रंट रनर बिटवीन 40 to 50, परफॉर्मर बिटवीन 25 to 40 एंड एस्पिरेशनल दैट इज लेस देन और इक्वल टू 25. ये रिपोर्ट एनालाइज करती है कि 18 मेजर स्टेट्स यूजिंग कैग डेटा एक्सक्लूडिंग द स्पेशल कैटेगरी एंड हिमालयन स्टेट्स. पीरियड क्या है एनालिसिस का? फाइनेंशियल ईयर 2022-23. Competitive governance initiative. Government aims to boost state participation through fiscal incentive and performance indexes to achieve the growth targets through improved governance. अब की फाइंडिंग देखें तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं ओडिशा फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड गोवा. नॉन टैक्स रेवेन्यू में अगर देखें तो ओडिशा, झारखंड, गोवा एंड छत्तीसगढ़ दे हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेशन अकाउंटिंग फॉर 21% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू. की इसमें टोटल में से 21% जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है. कैपिटल एक्सपेंडिचर में मध्य प्रदेश फॉलोड बाय ओडिशा, गोवा, कर्नाटका एंड यूपी allocated 27% of their development funds to the capital expenditure. And debt sustainability में वेस्ट बंगाल एंड पंजाब showed concerning fiscal trends with increasing debt to GSDP ratio, which raising the serious question about the long-term debt sustainability. Next is state finances, a study of budget of 2024-25 report. RBI ने रिलीज किया स्टेट फाइनेंसेस स्टडी ऑफ बजट 2024-5 रिपोर्ट जिसकी थीम थी फिजिकल रिफॉर्म्स बाय स्टेट्स. फिजिकल पोजीशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज पर रिपोर्ट. ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट अगर देखें तो स्टेट गवर्नमेंट्स कंटेन्ड देयर ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट विद इन 3% ऑफ GDP 2021-22 से अगर कंपेयर करें 23-24 को. GFD यहाँ पे टर्म्स पहले देख लेते हैं. GFD ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट. ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो, कि कितना ज़्यादा और अमाउंट की ज़रूरत है गवर्नमेंट को. अब ये कैसे निकलता है? टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स. दूसरा है रेवेन्यू डेफिसिट. ये दिखाता है शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स टू मेंटेन डेली अफेयर्स, कि अगर डेली अफेयर या डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए भी कितना शॉर्टफॉल है अमाउंट का. अगर शॉर्टफॉल है तो दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट. ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट कि कितना ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है और रेवेन्यू डेफिसिट कि डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए भी अगर पैसा नहीं है तो दैट फॉल्स अंडर द रेवेन्यू डेफिसिट. अगर रेवेन्यू डेफिसिट देखें GFD फिजिकल डेफिसिट ऑफ इंडियन स्टेट्स फेल from an average 4.3% of GDP
1998-9 में जो था to 2024 to 2.7% of GDP during 4 to 2023-4. Revenue deficit में states maintained the revenue deficit at 0.2% of GDP. Expenditure quality improved and debt of states, it has declined from 31.8% of GDP 2004 में to 28.5% of GDP at the end of March. बट अभी भी जो रिकमेंडेड लेवल था उससे ये बहुत कम है. किसने रेकमेंड किया था? FRBM रिव्यू कमेटी ने 2017 एंड FRBM एक्ट. FRBM एक्ट देख लेते हैं. फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एंडोर्स्ड इन जुलाई 2004, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू इंश्योर इंटर जनरेशनल इक्विटी इन फिजिकल मैनेजमेंट और इंश्योर करना लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को. ये फिजिकल डेफिसिट के लिए लिमिट प्रिस्क्राइब करता है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए in order as burden of the present day borrowing would have to be borne by the future generations. 4 बार अमेंड हो चुका है 2004 में, then 12, then 15 and then 18. अब इसके अंदर कुछ टारगेट्स थे कि फिजिकल डेफिसिट विल टू बी 3% ऑफ GDP, इससे ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट नहीं होना चाहिए. कंटेनिंग जनरल गवर्नमेंट डेट टू 60% ऑफ GDP by 2024-5. Next is GSEC, Government Securities. Recently, RBI ने notify किया calendar for issuance of T-bills, one type of government securities. Government securities देख लेते हैं. Government securities market in India एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में से कोई भी इशू कर सकता है, एक्नॉलेजिंग दी गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशन. आर इशूड बाय RBI थ्रू एन ऑक्शन ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक ई-कुबेर प्लेटफॉर्म. इसी के थ्रू होते हैं. RBI's पब्लिक डेट ऑफिस एक्ट्स एज इट्स रजिस्ट्री और डिपोजिटरी. मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? कमर्शियल बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड रियल इन्वेस्टर्स. ये मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं. अब कुछ टाइप्स दे रखे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के. फर्स्ट है शॉर्ट टर्म, दूसरी है लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म जो 1 साल से कम के लिए में मेच्योर हो जाएगी, उसमें आते हैं टी बिल्स और कैश मैनेजमेंट बिल्स. टी बिल्स क्या है? मनी मार्केट एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये जीरो कूपन सिक्योरिटी है एंड पे नो इंटरेस्ट. डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू एट मेच्योरिटी की. उससे कम डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, पर जब रिडीम होंगे तो वो फेस वैल्यू पे होंगे. इशूड इन 3 टेनोर्स, नेमली 91 डे, 182 डे, 91 दिन के लिए, 182 दिन के लिए और 364 दिन के लिए. अब 65 होते तो 1 ईयर हो जाएगा, तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में नहीं आएगा. तो 3 टेनोर्स में इशू होते हैं. दूसरा है कैश मैनेजमेंट बिल. शॉर्ट टर्म मेच्योरिटीज लेस देन 91 डेज की, 3 महीने से भी कम में अगर हो जा रहा है उतना शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2010 टू मीट द टेम्परेरी मिसमैच इन इट्स कैश फ्लो. दूसरी कैटेगरी है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसकी ओरिजिनल मेच्योरिटी पीरियड जो होता है दैट इज ऑफ 1 और मोर, 1 साल से ज़्यादा वाले जो हैं. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बॉन्ड्स या डेटेड सिक्योरिटीज. इसमें भी 2 तरह के हैं, डेटेड सिक्योरिटीज एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स. डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में दे कैरी ए फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेड ऑन फेस वैल्यू. फेस वैल्यू पे होगा ऑन हाफ ईयरली बेसिस विद मेच्योरिटीज रेंजिंग फ्रॉम 5 to 40 ईयर्स. नेक्स्ट है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स. ये भी डेटेड सिक्योरिटी है जिनको स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है विद हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट. इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज बोथ टी बिल्स भी इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटीज भी इशू करती है, वाइल स्टेट गवर्नमेंट इशू ओनली बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज जिनको स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी बोलते हैं. तो टी बिल्स स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करती. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? फर्स्ट, इसको कोलेटरल के लिए यूज किया जा सकता है लोन लेने के लिए. रिस्क फ्री है विद नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रही है. मैक्सिमम सेफ्टी है बिकॉज ऑफ सॉवरेन गारंटी. वाइड रेंज ऑफ मेच्योरिटी की 91 डेज से लेके मैक्सिमम 40 ईयर्स तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है. इजी टू सेल इन दी सेकेंडरी मार्केट.
Next is there are some initiatives taken for government securities. First is GSAC acquisition program, GSAP जिसको बोलते हैं. Under it RBI कंडक्ट करती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू परचेज दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम मार्केट. ये हेल्प करता है सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करने के लिए एक्सेस वॉलेटिलिटी faced by market participants in the government securities market. Next is RBI retail direct scheme. Under this, retail investors will have the facility to open and maintain the retail direct gift account with RBI, जिसमें एक्सेस कर सकते हैं GSAC प्लेटफॉर्म को. नेक्स्ट इज स्कीम फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग फैसिलिटीज इन ऑक्शन ऑफ GSAC. ये भी इंट्रोड्यूस किया था RBI ने रिटेल पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने के लिए इन प्राइमरी मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स. नेक्स्ट इज sovereign bonds. The 10-year sovereign bond yield falls to near 1 year low. सॉवरेन बॉन्ड क्या है? एक स्पेसिफिक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसको गवर्नमेंट इशू करती है. इट कैन बी डिनोमिनेटेड इन बोथ फॉरेन और डोमेस्टिक करेंसी, दोनों में डिनोमिनेशन हो सकता है. इट प्रोमिसेस टू पे द बायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ ईयर्स और रीपे द फेस वैल्यू ऑन मेच्योरिटी. ये प्रॉमिस करता है बायर जो भी खरीदता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ऑन द आफ्टर द नंबर ऑफ ईयर्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स, या एंड फेस वैल्यू भी रिटर्न होगी मेच्योरिटी पे. बॉन्ड का प्राइस और यील्ड के का रिलेशनशिप बताया हुआ है कि जब भी बॉन्ड की प्राइस अप जाएगी तो यील्ड कम होगा एंड यील्ड ज्यादा होगा तो प्राइस डाउन जाएगी. अब गवर्नमेंट प्रेफर क्यों करती है सॉवरेन बॉन्ड्स को? फर्स्ट, टू मीट द एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट हैव टू ऑप्शंस. किसके लिए? ईदर टू रेज द टैक्सेस और टू इश्यू दी बॉन्ड्स. कि दो ही ऑप्शन होते हैं कि या तो वो टैक्सेस इंक्रीज करे या फिर बॉन्ड्स इशू करे. अब टैक्स रेज करना उतना एक वायबल मूव नहीं है, सो गवर्नमेंट प्रेफर टू इशू दी बॉन्ड्स. बॉन्ड यील्ड क्या है? एक इंटरेस्ट रेट है जो इशूअर या गवर्नमेंट पे करता है इशू करने पे. इट इज अ रिटर्न रियलाइज्ड बाय अ बॉन्ड इन्वेस्टर. बेसिकली ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फर्स्ट इज क्रेडिट वर्दीनेस, जो कंट्री की एबिलिटी बताता है कि वो कैसे रीपे कर सकता है डेट को. नेक्स्ट इज कंट्रीज रिस्क एंड थर्ड इज एक्सचेंज रेट्स. कंट्रीज विद वॉलेटाइल इकोनॉमीज एंड हाई इन्फ्लेशन रेट्स हैव टू इशू हायर इंटरेस्ट रिटर्न्स ऑन देयर बॉन्ड्स कंपेयर टू मोर स्टेबल वन. ऑब्वियसली कि अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो दे हैव टू बियर द एक्स्ट्रा कॉस्ट. नेक्स्ट इज बॉन्ड प्राइस और यील्ड का वैल्यूएशन. दोनों इनवर्स रिलेटेड है. जैसे प्राइस अप जाएगा तो यील्ड डाउन होगी, जैसे यील्ड अप जाएगा तो प्राइस डाउन होगी. नेक्स्ट इज देयर आर अदर की डेवलपमेंट्स. फर्स्ट इज सेस एंड सरचार्ज. रिसेंटली चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन इन्होंने हाईलाइट किए हैं कंसर्न्स रिलेटेड टू सेस एंड सरचार्ज. आर्टिकल 270 एंड 271 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है सेस और सरचार्ज से. सेस क्या है? एक टैक्स का एक फॉर्म है जो इसको गवर्नमेंट लगाती है ऑन टैक्स. कि सेस इज टैक्स ऑन टैक्स. ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है टिल द गवर्नमेंट गेट्स इनफ मनी टू फॉर दैट पर्पस. जैसे एजुकेशन सेस हो गया, हेल्थ सेस हो गया. These are typically imposed in addition to existing tax, जैसे कि ये टैक्स ऑन टैक्स है, and it may be fixed or calculated ad valorem, जो percentage based. Next is funds are credited to the consolidated fund of India. Cess consolidated fund of India में जाता है and withdrawn only by the parliament approval, और ये स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता. सरचार्ज, it is an additional tax imposed on existing duties and taxes, essentially a tax on tax. Unlike a cess, surcharge does not require a specific purpose at the time of levy. कि इसके लिए कोई specific purpose की जरूरत नहीं है. यूनियन के पास डिस्क्रिशन है इनकी प्रोसीड्स को यूज करने के लिए. ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है एंड दे आर जनरली केप्ट आउट ऑफ नेट प्रोसीड्स. उनसे बाहर रखा जाता है नेट प्रोसीड से. अनलाइक द अदर टैक्सेस हैज द डिविजिबल पूल. डिविजिबल पूल मतलब जो स्टेट्स के साथ शेयर होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट. रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने इशू किए हैं अपडेटेड गाइडेंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट अंडर इंडियाज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट
to curb the revenue leakages. न्यू गाइडलाइंस एग्जेम्प्ट सर्टेन प्रोविजंस, कुछ प्रोविजंस इंक्लूड नहीं है, जैसे इंडिया साइप्रस DTA डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इंडिया मॉरिशस डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंड इंडिया सिंगापुर के साथ भी। गाइडेंस ऑल्सो रिकोगनाइजेस एंड नजेस टैक्स अथॉरिटीज कि वो रेफर करे बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को, उसके एक्शन प्लान 6 को, एज वेल एज UN मॉडल टैक्स कन्वेंशन टू फॉर अ सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ गाइडेंस। अब ये एक्शन प्लान 6 क्या है, ये एड्रेस करता है ट्रीटी शॉपिंग को। ट्रीटी शॉपिंग, यूज ऑफ टैक्स ट्रीटीज टू रिड्यूस दी टैक्स लाइबिलिटी, कि जब हम टैक्स ट्रीटीज के बेनिफिट्स को यूज करें और अपनी टैक्स लाइबिलिटीज कम करें, मतलब मेरा अमाउंट कम कर दूं जिस पे मुझे टैक्स पे करना है, बाय रूटिंग द इन्वेस्टमेंट थ्रू कंट्रीज विद फेवरेबल टैक्स एग्रीमेंट्स थ्रू दी ट्रीटी प्रोविजंस। अब ये है क्या, PPT, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्स रूल्स, जो जिसका एम है टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ टैक्स ट्रीटीज की, टैक्स ट्रीटीज का मिसयूज ना हो, इससे प्रिवेंट करता है। की प्रोविजन है अंडर द मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटीज दैट आर रिलेटेड provisions, their provisions are related to prevent BAPS, base erosion and profit shifting, which entered into force for India on October 1st, 2019. अंडर बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रेमवर्क, PPT चेक करता है वेदर अ बिजनेस अरेंजमेंट इज जेन्युइनली कमर्शियल और क्रिएटेड मेनली टू अवॉइड टैक्सेस। बेसिकली ये चेक करेगा कि जो BEPS का फ्रेमवर्क यूज किया जा रहा है, कि जैसे बेस, मतलब जैसे बताता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, की जो जहाँ पे कोई भी इस्टेब्लिशमेंट ऑपरेट कर रही है उसका जो बेस है, जब वो पैसा वहां से इरोड करके और शिफ्ट कर दिया जाए किसी दूसरी जगह पे प्रॉफिट को, तो जिससे टैक्स लाइबिलिटी कम किए जा सके या टैक्स अवॉइडेंस किया जा सके। जनरली होता है कि जो टैक्स हेवन कंट्रीज है जहाँ पे बहुत मिनिमल टैक्स रेट है या बिल्कुल भी टैक्स रेट नहीं है, जनरली उन कंट्रीज को यूज किया जाता है फॉर शिफ्टिंग द प्रॉफिट और अवॉइडिंग द टैक्स। तो PPT बेसिकली चेक करेगा कि जो भी बिजनेस अरेंजमेंट है वो जेन्युइनली कमर्शियल है या सिर्फ इसको क्रिएट किया गया है टू अवॉइड द टैक्सेस। UN report launch India gender responsive budgeting. Report title Charting New Paths for Gender Equality and Empowerment, Asia Pacific Regional Report on Beijing Plus 30 Review. पब्लिश किसने की है, UN एस्केप ने, UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक एंड UN विमेन। अब ये जेंडर बजटिंग है क्या, एक टूल है फॉर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जो यूज करता है बजट एज एन एंट्री पॉइंट टू अप्लाई ए जेंडर लेंस टू द एंटायर पॉलिसी प्रोसेस। इट इज नॉट अ सेपरेट बजट बट also not about spending the same on women and men. इंडिया में देखें तो इट इज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 2005-6 में इंस्टीट्यूशनलाइज किया था। जेंडर बेस्ड स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट इन बजट सेशन। नोडल एजेंसी है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बेसिकली दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड एक्सक्यूज मी, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए, इसमें वो स्कीम्स हैं दैट एलोकेट फंड्स एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, और पार्ट बी रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंट शेयर इन द बजट. It comprises the schemes that allocate a minimum of 30% of funds towards women. It also comes under the Samarthya sub-scheme of Mission Shakti. Next topic is payment system and financial market. First topic is central bank digital currency. US president ने issue किए हैं executive order for banning the establishment of USA central bank digital करेंसी दैट इज डिजिटल डॉलर। इसके बैन के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किए हैं US प्रेसिडेंट ने। अब डिजिटल करेंसी क्या है, मनी दैट इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ओनली इन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जनरली जो इसको हैंडल करता है, प्रिजर्व करता है और एक्सचेंज करता है यूजिंग डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम, दे आर कनेक्टेड टू इंटरनेट। डिजिटल करेंसी को it can be distributed with a condition programmed into it such as time frame for spending it. It is possible to make payments in digital currency without using US dollar or SWIFT system. बिना इनके यूज किए भी डिजिटल करेंसी से पेमेंट्स की जा सकती हैं। Now there are three types of digital currencies. First is cryptocurrency. Next is CBDC, centrally sponsored bank digital currency.
एंड स्टेबल कॉइन्स। क्रिप्टो करेंसी अगर देखें, ये रेगुलेट करता है जनरेशन ऑफ न्यू यूनिट्स एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन यूजिंग द क्रिप्टोग्राफिक मेथड। इन मेथड से ट्रांजेक्शन्स को सिक्योर करता है। ब्लॉकचेन लेजर इज यूज टू वेरीफाई द ट्रांजेक्शन, और ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया। अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी देखें तो ये डिजिटल वर्जन है फेट करेंसी का, लीगल करेंसी का, जो इशू करती है सेंट्रल बैंक। ये रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेंटेन करता है ट्रेडिशनल करेंसीज की। ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंडर आती है क्योंकि इशू सेंट्रल अथॉरिटी कर रही है, जैसे रुपी हो गया, डिजिटल रुपी हो गया। Next is stable coin. They are typically backed by the underlying assets, reserves or by algorithms जो modify करते हैं supply based on market demands. Market demands को modify करते हैं based on supply. Designed to have a consent value in comparison to a traditional currency or other asset. और ये centralized और hybrid दोनों ही तरह के mixed method है या mixed system के अंडर यूज होते हैं। अब इस करेंसी के बारे में देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इट इज अ लीगल टेंडर एंड अ सेंट्रल बैंक liability in digital form denominated in sovereign currency and appearing on central bank balance sheet. अब लीगल टेंडर है मनी का क्योंकि इशूड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी या किसी सेंट्रल अथॉरिटी ने इशू की है। इट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। जितना लीगल मनी है या फेट करेंसी है या नोट है या कॉइन्स है उतनी ही लीगल है ये डिजिटल करेंसी। टाइप्स होलसेल और रिटेल। होलसेल में द यूज्ड अमंग द बैंक्स के बीच में यूज होगा एंड अदर लाइसेंस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर इंटरबैंक पेमेंट। नेक्स्ट इज रिटेल, जहाँ पे जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा थ्रू डिजिटल वॉलेट्स या स्मार्टफोन ऐप्स के थ्रू। अब रिटेल सीबीडीसी में भी दो मॉडल हैं, एक है टोकन बेस्ड और एक है अकाउंट बेस्ड। टोकन बेस्ड इनेबल करता है अनोनिमस ट्रांजेक्शन्स को थ्रू प्राइवेट एंड पब्लिक की ऑथेंटिकेशन, और अकाउंट बेस्ड यूजर के लिए ये कंपलसरी है यूजर का आइडेंटिफिकेशन डिजिटली फॉर अकाउंट एक्सेस। नेक्स्ट इज सैंड डॉलर। बहामास बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने लॉन्च की है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन 2020। नेक्स्ट इज डी कैश। ईस्टर्न कैरिबियन करेंसी यूनियन ने लॉन्च किया है डिजिटल करेंसी एंड बिकेम द फर्स्ट करेंसी यूनियन टू एम्ब्रेस द ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी। इंडिया के डिजिटल रूपी के बारे में देख लेते हैं। एक फेट करेंसी का डिजिटल फॉर्म है जो इशू और रेगुलेशन दोनों इसका आरबीआई देखता है। सोवरन करेंसी है जिसको आरबीआई इशू करता है एंड इट अलाइंस विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्सो। इट इज करंटली इन पायलट मोड ऑनगोइंग इन 15 बैंक्स विद 15 बैंक्स 2022 से टू टेस्ट एंड एक्सप्लोर द फीचर्स एंड यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल रूपी। ये सेम डिनोमिनेशन में अवेलेबल है एज फिजिकल करेंसी, जैसे 5, 10, 20, 50, 100। लीगल टेंडर एंड लाइबिलिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट इज freely convertible against the commercial bank money and cash. Next is MB Ridge project. As per Bank of International Settlement BIS, project M Bridge reached minimum viable product MVP stage reach कर लिया है in mid 2024। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में देख लें, 2021 में लॉन्च हुआ था। इट इज़ अ क्रॉस बॉर्डर डिसेंट्रलाइज्ड मल्टीपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का प्लेटफॉर्म है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज की डिजिटल करेंसी एक जगह है। इट इज़ अ क्रॉस बॉर्डर एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म इट इज़ बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, द एम ब्रिज लेजर इस पे बेस्ड है। was also built to support real-time peer-to-peer cross-border payments and foreign exchange transaction. It is built on distributed ledger technology, DLT पे based है। एक decentralized ledger network है जो use करता है resources of many nodes जिससे data security और transparency को ensure किया जा सके। Initially led by BIS Innovation Hub, Bank for International Settlement Hub, in collaboration with 4 central banks of किसके China, Thailand, UAE and Hong Kong. सऊदी सेंट्रल बैंक ने 2024 में ज्वाइन किया एंड देयर आर मोर देन 31 ऑब्जर्विंग मेंबर्स इंक्लूडिंग आरबीआई। तो आरबीआई ऑब्जर्विंग मेंबर है। इसके जैसे ही कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं। फर्स्ट इज ब्रिक्स ब्रिज, प्रपोज्ड पेमेंट सिस्टम फॉर ब्रिक्स नेशन।
नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट नेक्सस, इट इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। BIS का इनिशिएटिव है जो जिसका ऑब्जेक्टिव है टू कनेक्ट द मल्टीपल डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, जो ग्लोबली कनेक्ट करेगा। BIS देख लेते हैं, हेडक्वार्टर है बेजल स्विट्जरलैंड में, 1930 में बना था एट हेग कॉन्फ्रेंस। ये सपोर्ट करता है सेंट्रल बैंक्स को इन मॉनेटरी एंड टू मेंटेन द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एंड इट एक्ट एज अ बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक। जैसे RBI बैंक ऑफ बैंक्स, तो इस तरह से ये एक्ट करता है बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक्स। इट्स ओन्ड बाय 63 सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग RBI। There are other key developments. First is PAN 2.0 परमानेंट अकाउंट नंबर। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने अप्रूव किया है PAN 2.0 प्रोजेक्ट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये क्या है कि ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है फॉर री इंजीनियरिंग द बिजनेस प्रोसेस ऑफ टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्विस थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। अपग्रेड करेगा PAN और 1.0 इकोसिस्टम को। PAN क्या होता है? एक 10 डिजिट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, 10 डिजिट नंबर है, अल्फाबेटिक्स भी है और न्यूमेरिक वैल्यू भी है। इशू करता है IT डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस ऑफ होल्डर्स विद द डिपार्टमेंट। इशूइंग एजेंसी है प्रोटीन, फॉर्मली नोन एज NSDL ई गवर्नेंस एंड UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। बेनिफिट्स क्या है? ये सर्व करेगा एज अ कॉमन आइडेंटिफायर सारे डिजिटल सिस्टम्स के लिए, एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द डेटा कंसिस्टेंसी एंड सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। नेक्स्ट इज पेमेंट एग्रीगेटर। RBI ने अप्रूव किया है JP Morgan बैक्ड फिनटेक कंपनी इन सॉल्यूशंस ग्लोबल ISG, जो ऑपरेट करेगी एज अ पेमेंट एग्रीगेट। अब पेमेंट एग्रीगेटर क्या होते हैं? थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो इनेबल करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बाय द कस्टमर्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट बाय द बिजनेस एंड ई-कॉमर्स। मतलब एज अ मिडल पार्टी या एज अ मिडल मैन, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर इज अ कंपनी जो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 1956 ईदर और 2030। ये इनेबल करते हैं पेमेंट्स डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI या वॉलेट या ऐसे किसी भी मीडियम से। अनलाइक बैंक्स पेमेंट एग्रीगेटर, नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स, इनको ऑथराइजेशन चाहिए फ्रॉम RBI अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। नेक्स्ट इज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPI। RBI ने अलाउ किया है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स को टू मेक एंड रिसीव द UPI पेमेंट्स थ्रू थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशंस। अब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो फैसिलिटेट करते हैं परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा कंडक्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, दे इनेबल रेमिटेंस फैसिलिटीज एक्सेट्रा अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड देयरिन। जैसे कि मोबाइल वॉलेट्स हो गए, डिजिटल वॉलेट्स हो गए या गिफ्ट कार्ड हो गए। दीज कैन बी इशूड बाय बैंक्स एंड नॉन बैंक्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू कर सकते हैं। ये दो तरह के हैं, एक है स्मॉल PPI जो इशू होते हैं आफ्टर ऑब्टेनिंग द मिनिमम डिटेल्स ऑफ PPI होल्डर, एंड फुल KYC PPI जिसमें कंप्लीट KYC मैंडेटरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटर्नल सेक्टर। फर्स्ट टॉपिक इज इन एक्सटर्नल सेक्टर इज रूपी डेप्रिसिएशन। Recently, Indian rupees exchange rate against the US dollar has breached the 86 mark. The rupee faced its sharpest depreciation in last 2 years कि $1 86 रुपीज का। ये सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएशन पिछले 2 साल में हुआ है। अब डेप्रिसिएशन होता क्या है? जब अगर इंडियन रुपी के डेप्रिसिएशन की बात करें तो इंडियन रुपी की वैल्यू में अगर डिक्लाइन हो जाए एज कंपेयर टू एनी फॉरेन करेंसी, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सो एक्सचेंज रेट, इट इज अ प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। एक्सचेंज रेट मतलब कि $1 के लिए मुझे कितने रुपये पे करने पड़ेंगे, तो दैट इज एक्सचेंज रेट। करेंटली इंडिया फॉलोज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट विद ओकेजनल RBI इंटरवेंशन व्हेन नेसेसरी। ये कुछ टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम देख रहे हैं। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज, और एक होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मतलब जहाँ पे रेट फिक्स या मेंटेन कर दिया गया बाय सेंट्रल बैंक। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब जहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। मैनेज्ड एक्सचेंज मतलब ये कॉम्बिनेशन है दोनों का कि डिमांड एंड सप्लाई पे चलेगा, पर अगर कभी जरूरत पड़ी तो सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा। नेक्स्ट इज व्हाट आर द की फैक्टर्स
जिसकी वजह से रुपी का डेप्रिसिएशन हुआ है। फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस इन सेंट्रल बैंक। मॉडर्न जनरेशन ऑफ करेंसी क्राइसिस सीम्स टू बी ट्रिगर्ड बाय मार्केट्स, कि मार्केट की वजह से ट्रिगर हुआ है ये, दैट कंडक्ट्स वैल्यू एट रिस्क असेसमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज इलिक्विडिटी। ये होता है जब शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी डेट ज़्यादा हो देन द लिक्विड फॉरेन करेंसी एसेट्स। नेक्स्ट इज वन इज इट कैन बी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि इससे परचेजिंग पावर कम हो जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी, RBI's इंटरेस्ट रेट डिसीजन एंड फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशंस कैन इम्पैक्ट द रुपीज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज अगर कैपिटल आउटफ्लो ज़्यादा है, या आउटफ्लो ज़्यादा है मतलब इन्वेस्टर्स अपना पैसा पुल आउट कर रहे हैं फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स, सो इसी वजह से भी इफेक्ट हो सकता है। एंड इट कैन बी बिकॉज ऑफ ट्रेड डेफिसिट ऑल्सो। इन सब के अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, US फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट हाइक की ग्लोबल फिनोमिना, जिसकी वजह से इकोनॉमीज अफेक्ट होते हैं, इसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन हो सकता है। अब एक्सचेंज रेट्स में हम दो पढ़ते हैं, एक है नीर और एक है रीर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वेटेड एवरेज हम देखते हैं ऑफ बायलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स, एक होम करेंसी का और एक फॉरेन करेंसी का। अगर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में इंक्रीज है, मतलब ये दिखाता है कि एप्रिसिएशन हुआ है लोकल करेंसी का। दूसरी तरफ है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इट इज डिफाइंड एज वेटेड एवरेज ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट एडजस्टेड फॉर द रिलेटिव प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन करेंसी। यहाँ पे हमने वेटेड एवरेज ले लिया, अब इसी नॉमिनल नीर में एडजस्ट होगा, या इसी नीड में प्राइस जो डिफरेंस है वो एडजस्ट होगा बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन करेंसी, और उसी वेटेड एवरेज को हम बोल रहे हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अगर रीर में इंक्रीज है तो ये दिखाता है कि एक्सपोर्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव एंड इंपोर्ट्स बिकम चीपर। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट क्या है रुपये के डेप्रिसिएशन का। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब पॉजिटिव क्या है, रुपये की वैल्यू इंक्रीज हुई है, मतलब एक्सपोर्ट सेक्टर इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट होगा तो कंपैरेटिवली इंपोर्ट लेस हो जाएगा। एक्सपोर्ट है मतलब मनी इनफ्लो होगा, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा, रेमिटेंसेस की वैल्यू ज़्यादा होगी, एंड दे विल बी इफेक्ट ऑन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, की डोमेस्टिक इकोनॉमी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी इन्वेस्टमेंट्स को, और जिसकी वजह से फर्दर कैश इनफ्लो इंक्रीज होगा। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, अब क्योंकि अब एक्सपोर्ट को बूस्ट मिल रहा है तो इंपोर्ट कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है, कि कुछ इंडस्ट्रीज जो कंप्लीटली इंपोर्ट पे डिपेंड करती हैं, तो अगर इंपोर्ट की कॉस्ट ज़्यादा है तो उन प्रोडक्ट्स की भी कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। एंड दे कैन बी इफेक्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, कि अगर रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है तो it can trigger that capital flight and a decline in FDI inflow. And there are other impacts also, like foreign debt increase होगा, purchasing power कम होगी, या import cost increase होने की वजह से customer sentiment भी affect हो सकता है, public का trust नहीं रहेगा economy में, तो these can be the negative effects. अब कुछ जो measures लिए गए हैं to stabilize the rupee, first is direct dollar sales. इसे किस लिए, टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ US डॉलर इन मार्केट, देयर बाय सपोर्टिंग द रुपीज वैल्यू। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज स्वैप, RBI कैन यूज बाय सेल स्वैप, किसके लिए, इंजेक्ट या अब्जॉर्ब करने के लिए डॉलर की लिक्विडिटी को विदाउट डिप्लीटिंग द फॉरेक्स रिजर्व सिग्निफिकेंटली। कैन अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू पॉलिसी इनिशिएटिव या टैक्स बेनिफिट्स देके, अगर FDI या इनफ्लो बढ़ेगा कंट्री के अंदर तो ज़्यादा फॉरेन करेंसी आएगी, एंड इट कैन फर्दर पॉजिटिवली इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ रुपी। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग इंटरनेशनल यूज ऑफ मनी। प्रेजेंटली इंडिया काम कर रहा है कि वो इंक्रीज करे अपनी इंटरनेशनल यूज ऑफ इट्स करेंसी की, स्पेशली किसमें, जैसे ट्रेड अगर हो रहा है तो जो ट्रांजेक्शन हो रही है इट विल हैपन इन रुपी, तो जितना ज़्यादा यूज होगा रुपी इन फॉरेन मार्केट्स उतनी ज़्यादा अप्रिशिएट होगी डॉलर रुपी की वैल्यू। Next topic is framework for reclassification of FPI to FDI. Recently, RBI ने इशू किया है फ्रेमवर्क फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
अब सेक्टर्स क्या है जहाँ पे FDI प्रोहिबिटेड है? फर्स्ट इज लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, रियल इस्टेट बिजनेस एक्सेप्ट डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, निधि कंपनीज, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, चिट फंड्स, सिगरेट और टोबैको मैन्युफैक्चरिंग एंड सेक्टर्स दैट आर नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर, जैसे एटॉमिक एनर्जी या रेलवे ऑपरेशन हो गया, इन सब में FDI अलाउड नहीं है. Under current regulations, FPI foreign portfolio investment can hold maximum of 10% कंपनी की टोटल पेड अप कैपिटल हो सकती है एज FPI. अब पेड अप कैपिटल क्या होती है? इट इज अमाउंट ऑफ मनी दैट कंपनी रिसीव्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स. तो मैक्सिमम जो हो सकती है प्रेजेंटली इट कैन बी 10% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल. Exceeding this 10% cap had previously left FPI with two choices. दो चॉइस रह गई थी अगर इसको इंक्रीज पहले जब किया था तब. फर्स्ट इज divesting, selling off the surplus share or reclassifying them as FDI. In case of FPI intends to reclassify, it's अगर वो अपना FPI से FDI में कन्वर्ट करता है, the FPI shall follow the operational framework as given below. अब वो operational framework क्या है? अगर रिक्लासिफिकेशन होता है FPI से FDI में, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, दिस शेल नॉट बी परमिटेड इन सेक्टर्स प्रोहिबिटेड फॉर FDI, जैसे कि चिट फंड हो गया है, गैम्बलिंग एक्सेट्रा. तो ये उन सेक्टर्स में अलाउड नहीं होगा जहां पे प्रोहिबिटेड है. नेक्स्ट इज इट रिक्वायर्स द गवर्नमेंट अप्रूवल especially in the long bordering countries and need Indian investee companies concurrence. Also, investment should be adherent to entry route, sectoral caps, investment limits, pricing guidelines, and the other attendant conditions of FDI under the rules. FPI reclassification will be guided by Foreign Exchange Management Regulation 2019. So that was about the topic. Next is de-dollarization. Recently, RBI governor ने clarify किया that India has not taken step toward de-dollarization and is rather focused on de-risking its domestic trade from the geopolitical upheavals. अब de-dollarization क्या है? It aims to reverse dollarization, causing a significant reduction of its use in world trade and financial ट्रांजेक्शन, जिससे वर्ल्ड में जो ट्रांजेक्शन हो रही है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है, उसमें डॉलर का यूज कम होगा. इंडिया हैज अलाउड ट्रेड इनवॉइसिंग इन इंडियन रूपी. अब इंडिया ने अलाउ कर दिया कि जो भी ट्रेड हो रहे हैं मोस्टली दैट विल बी इन इंडियन रूपी विद वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया. Recent BRICS summit जो कजान में हुई थी 2024 में has also discussed the potential of common BRICS currency की. BRICS countries की उनकी common currency होनी चाहिए, उसी में trade होगा within BRICS countries. Why countries are moving toward de-dollarization? First is because of reduction of exchange rate risk. It allows countries कि कंट्रीज के पास ये प्रोविजन होगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करें, जिससे फ्लक्चुएशन जो वर्ल्ड या ग्लोबल फिनोमिना जो भी हो रहा है उसकी वजह से US डॉलर की वैल्यू में जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसका रिस्क कम हो जाएगा जब कंट्रीज अपनी ही करेंसी में डील करेंगी तब. नेक्स्ट इज मॉनेटरी कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल को इन्हांस करेगा. कंट्रीज कैन इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजीज दैट आर सूटेबल टू देयर इकोनॉमिक कंडीशंस बिना US डॉलर के से इन्फ्लुएंस हुए. नेक्स्ट इज दे विल बी जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स ऑल्सो, जो US के मतलब डोमिनेंस को चैलेंज करेगा, एंड इट्स वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर्स थ्रू सैंक्शंस. नेक्स्ट इज रेमिटेंसेस. According to World Bank, India secured 14.3% of global remittance in 2024, जो अब तक का हाईएस्ट है. रेमिटेंसेस क्या होते हैं? ये फाइनेंशियल ट्रांसफर है जो लोग करते हैं जो अब्रॉड काम कर रहे हैं, दूसरे किसी कंट्री में काम कर रहे हैं. व्हेन दे आर सेंडिंग मनी टू द होम कंट्री देन दोज आर कंसीडर्ड एज रेमिटेंसेस. टॉप 5 रेसिपिएंट 2024 में जो है, इंडिया ने $129 बिलियन रेमिटेंस रिसीव किया from Mexico, followed by China, Philippines, and Pakistan, driven by the recovery in job markets in high income countries of OECD. China share of global remittance, China का शेयर ड्रॉप हुआ है from 5.3 to 5.3% in 2024. 2 डिकेड का अब तक का लोएस्ट है बिकॉज ऑफ लो स्किल्ड एमिग्रेशन, स्टीमिंग
from its rising economic prosperity and aging population. Factors जो responsible है for high remittances, first is scale of migration. India one of the largest diaspora है in the world. Second is there is shift in destination trends. Now Indians are moving to high income economies जैसे US, UK, Australia, जिसकी वजह से भी remittances बढ़े हैं. Next is skilled and unskilled labor. Indian migrants range from highly skilled professional जो IT या healthcare में होते हैं to semi skilled and unskilled. तो जो highest migrants हैं they are the high skilled professionals. Significance क्या है? For recipient household used for जैसे उनके डेली यूज के लिए या essential expenses हैं जो रिसीव कर रहे हैं वो. And for macro economy it is a source of foreign exchange, reduced reliance on foreign aid and funding current account deficit and fiscal shortfalls. So about the liberalized remittances scheme 2004 में इंट्रोड्यूस की गई थी. बेनिफिट क्या है? All resident individuals including minors are allowed to freely remit up to $250,000 per financial year for any permissible current or capital account transaction or a combination of both. सारे रेजिडेंट माइनर्स को इंक्लूड करके भी फ्रीली रेमिटेंसेस की जो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं दैट इज अप टू $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर. कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेमिटेंसेस, कितनी बार भी कर सकते हैं ट्रांजेक्शंस. एंड द स्कीम इज नॉट अवेलेबल टू कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फॉर्म्स, Hindu undivided family business or trust. Next topic is most favored nation. WTO has highlighted that over 80% of global merchandise trade is on the most favored nation basis. कि 80% जो global trade हो रहा है वो most favored nation की basis पे हो रहा है. अब ये है क्या? ये एक principle है जो बताता है कि countries cannot normally discriminate between their trading partners. अगर सिंपली इसको समझें, इफ अ कंट्री ग्रांट समवन अ स्पेशल फेवर, कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को स्पेशल फेवर का स्टेटस देता है, देन इट हैज टू डू द सेम फॉर ऑल द WTO मेंबर्स. WTO कहता है कि WTO के मेंबर्स में कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को कोई स्पेशल फेवर देता है तो वो सबके साथ सेम करना पड़ेगा. जैसे कि कस्टम ड्यूटी में हो गया है, एक स्पेशल फेवर देके किसी एक कंट्री के साथ कम टैरिफ पे ट्रेड की जा रही है तो वो सबके साथ वैसे करना पड़ेगा. The principle is embedded in mainly in Article 1 of General Agreement on Trade and Tariff 1994. Most favored nation is also a priority in GATS, General Agreement on Trade in Services, and TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. GATS में भी है और TRIPS में भी है. Mechanism for implementation: member countries shall extend the status to each other automatically unless otherwise specified in the agreement or scheduled notified to the WTO by member country. इंडिया ने भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस एक्सटेंड किया है बहुत सारी कंट्रीज को. एक्सेप्शंस क्या है इसमें? ट्रेड पैक्ट्स, इट इंक्लूड्स द रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप. Next is generalized system of preferences scheme. Under this, developed country grant कर सकती है preferential tariff treatment to import from the developing country या फिर least developed countries. इसके अलावा कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगेंगी, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज लगेंगी एक्सेट्रा. एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एक प्रोडक्ट बनाने में मेरी कॉस्ट आ रही है लेट्स से 50 रुपीज़, तो उस 50 से कम में अगर मैं 50 से कम की प्राइस में अगर मैं किसी कंट्री को में सेल करूँ तो दैट विल बी कंसिडर्ड डंपिंग ऑफ प्रोडक्ट. सो उसी से बचने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है. दूसरी है काउंटरवेलिंग ड्यूटीज. दे आर द एडिशनल टेरिफ जो लगाए जाते हैं ऑन द इंपोर्टेड गुड्स एज अ WTO मेंबर में इम्पोज अगर वंस द प्रेजेंस ऑफ सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट्स हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड, जिससे कि डोमेस्टिक कंट्री इंजर हो सके, तो इसलिए लगाए जाते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटीज. Next topic is amendment in the Foreign Trade Policy FTP 2023. Directorate General of Foreign Trade उन्होंने नोटिफाई किए हैं अमेंडमेंट इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023. अब इस अमेंडमेंट में हैज प्रोवाइडेड द लीगल बैकिंग इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टू मेक इट नेसेसरी टू डू द कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इंपोर्टर, एक्सपोर्टर्स, industry experts concerning
कंसर्निंग द फॉर्मुलेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ FTP की उनका कंसल्टेशन ज़रूरी है सारे स्टेक होल्डर्स का. मेड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अपॉन द अंडर द फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992. अब इस पॉलिसी और इसके की फीचर्स देखते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एम्स एट प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एक्सपोर्टर्स के लिए, ईज ऑफ डूइंग को इनकरेज करने के लिए. टू टेक इंडियाज एक्सपोर्ट टू $2 ट्रिलियन बाय 2030. अब इसके कुछ की अप्रोच दिए गए हैं दैट आर बेस्ड ऑन 4 पिलर्स. फर्स्ट इज इंसेंटिव टू रेमिशन. सेकेंड, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, ease of doing business and reduction in transaction cost or initiative, and emerging areas can be e-commerce, developing district as export hub, and streamlining SCO MET policy. कुछ की इनिशिएटिव्स हैं. फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव, जो फोकस करता है ऑन डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स, टेस्टिंग फैसिलिटी एंड कनेक्टिविटी फॉर एक्सपोर्ट. इसके अलावा EPCG स्कीम, एक्सपेंडेड एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स, जैसे PM मित्र इसके अंडर आ गए, या ये किसके लिए? फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन. क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को प्रमोट करना, एक्सपोर्टर्स को रिकॉग्नाइज करना, स्ट्रीमलाइन करना स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज पॉलिसी को, to provide access to dual use high-end goods and technologies to Indian exporters, while इसके साथ साथ facilitate करना exporters को of controlled items technology under the same policy. Next is advance authorization scheme, assessed by DTA units, जो provide करती है duty free import of raw material for manufacturing export item, and it is placed at a similar footing of EOU and SEZ scheme. So that was about the topic. I'll stop it here. From next topic onwards, we'll do in the next video. So till then, if you guys are having any doubt or any suggestion, you can write them in the comment section. If you found that these videos are useful to it, you can easily quickly cover all the topics. Then you can like the video, subscribe the channel, share it with your circle, and see you in the next video. We'll start with this next topic, growth and development. And till then, take care, study hard. Bye bye.